में। तो इसके पहले हमने वर्ण रचना के बारे में पढ़ा था, तो हम चाहेंगे कि अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों के जो सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उसी को शब्द रचना कहते हैं। जैसे सार्थक मेल होना चाहिए श्याम, घनश्याम, नदी और आकाश। तो ये शब्द रचना के उदाहरण हैं। अब देखिए, जो शब्द रचना है उसके बाद जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। तो जो सार्थक शब्द हैं उनके बारे में आइए डिटेल से देखते हैं। जन्म के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। तो एक एक कर हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसमें है तो वो है तत्सम। तो इसको समझिए आप, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो हिंदी के जो शब्द संस्कृत के ही समान हैं और उनका प्रयोग भी अभी संस्कृत के समान ही हो रहा है। इसके उदाहरण देखिए, अग्नि, नारी, वायु। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है तद्भव। तो ये भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तद्भव। तो जो तद है उसका अर्थ है इस प्रकार और भाव का अर्थ है से होना। तो हिंदी के जो शब्द संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश से गुजरने के कारण इनका जो स्वरूप है वो बदल गया है, अर्थात कि ये हिंदी के समान ये शब्द लगने लगे हैं। तो जब भी आपको हिंदी के जैसे शब्द आपको दिखे तो वो तद्भव होता है, और जो संस्कृत के जैसे होते हैं तो वो तत्सम होते हैं। इसका देखिए, जो संध्या और सांझ, तो संध्या आपको संस्कृत के जैसा लग रहा होगा तो ये तत्सम है, और सांझ तो इसका जो तीसरा भाग था वो था देशज। तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस जा। देश का अर्थ है गांव, ये गांव से रिलेटेड है देश। पहले लोग जो देश था उसको गांव बोलते थे क्योंकि छोटे छोटे रहते थे। तो जा का अर्थ होता है पैदा होने वाला। तो जो शब्द गांव की सीमा में सिमट कर रह गए हों, जो शब्द गांव की सीमा में सिमट कर रह गए हों उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे भोंपू, मनई, गोरू, मेहरारू, मनसेधु, लोटा, थरिया, डिबरी, फटफटिया। तो ये देशज शब्द के उदाहरण हैं। ये उसका ही एक चौथा भाग था विदेशज। तो विदेशज शब्द, क्योंकि विदेश से जो आए लोग थे, अपने यहाँ बहुत लोगों ने शासन किया, इसीलिए विदेशी शब्द अपनी हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा उनका प्रयोग होता है। तो उनको भी इनको देख लेते हैं। तो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। ये 2 प्रकार के थे। नॉर्मल पहले तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी फारसी जो शब्द आ गए, और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से अंग्रेजी आ गई। तो हम जो ये शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब मॉडल पेपर से हमने निकाले हुए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको ज़्यादा इतने ही शब्द लगभग हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, और भी आप पढ़ सकते हैं जहाँ आपको मिले। तो देखिए, अरबी, तो अरबी से के जो शब्द हैं उनके बारे में देख लीजिए। औसत, औरत, आदमी, अदालत, असर, इलाज, इमाम, उम्र, किताब, कुर्सी, जिस्म, जहाज, दुकान, तमाम, तकदीर, तकिया, दवा, दिमाग, दुनिया, मुहावरा, मौसम, शराब, हिम्मत, हौसला और हलवाई। 5वां भाग है वो है संकर शब्द। तो संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ ये शब्द होता है। एक देसी से कोई भाषा से बनेगा और दूसरा जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे एक शब्द आएगा। तो ये दोनों मिलकर संकर शब्द बनाते, देसी और विदेशी। तो इसमें इसके उदाहरण देख लीजिए, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी को जब आप तोड़ोगे तो रेल प्लस गाड़ी, तो रेल तो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है।
फिल्म उत्सव, तो फिल्म को उत्सव को ये जब इस शब्द को तोड़ोगे आप तो फिल्म प्लस उत्सव, तो फिल्म तो अंग्रेजी शब्द है और जो उत्सव है वो संस्कृत का है। पानदान, जो पानदार है तो इसको आप तोड़ो तो पान प्लस दार, तो ये जो दार शब्द है वो फारसी भाषा का है और पान हिंदी भाषा का है। तो इस तरह आप संकर शब्द को पहचान सकते हो। तो अभी तक पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर बने हुए शब्द। अब देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर बने हुए शब्द। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों को विभाजन करने पर सार्थक शब्द ना बने। आप अगर कोई शब्द को तोड़ते हो और दोनों शब्द अगर सार्थक शब्द नहीं बनते तो फिर वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, आंगन, पुस्तक, राम। आप राम को तोड़िए तो कोई अगर तोड़ दोगे तो इसका कोई सार्थक दोनों शब्द नहीं बनेंगे, तो अगर नहीं बन रहे तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। जो दूसरा है योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ 2 रूढ़ शब्द मिलकर, ये जो ऊपर वाला ये दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे, तो तीसरा अर्थ अर्थात विशेष अर्थ दे तो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पीताम्बर, तो पीत प्लस अंबर 2 शब्द आपने आप अगर पीत को तोड़ोगे तो कोई इसका सार्थक शब्द नहीं बनेगा, अंबर को भी आप तोड़ोगे तो नहीं बनेगा। तो ये अगर अलग अलग आप देखोगे, जैसे अंबर आप देखा तो ये रूढ़ शब्द है और ये भी एक रूढ़ शब्द है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो अब इसका जब आप पीताम्बर का अर्थ आप निकालोगे तो पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो तीसरा अर्थ आपको विशेष एक इसका अर्थ मिल रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे जलज, तो जो जलज है तो इसको आप तोड़िए, जल प्लस ज, अर्थात कि जल में जन्मा, और जल में जन्मा केवल कमल को ही कहा जाता है। जो बहुब्रीहि समास है उसके जो सभी उदाहरण योग रूढ़ के उदाहरण माने जाते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ के उदाहरण माने जाते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर जो तीसरा इसका प्रकार है वो है यौगिक शब्द। तो दो जो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ ना दे। 2 अभी आपने योग रूढ़ पढ़ा तो उसमें तीसरा अर्थ मिल रहा था, और यौगिक शब्द जब आप पढ़ोगे तो उसमें तीसरा अर्थ नहीं मिलना चाहिए, जब भी वो यौगिक शब्द कहलाएगा। 2 रूढ़ शब्द मिलकर अगर तीसरा अर्थ नहीं देता तो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे वी प्लस ज्ञान, तो ये हुआ विज्ञान। तो अब आप विज्ञान को तीसरा अर्थ कुछ नहीं समझ सकते, ये लिखा हुआ है विज्ञान तो ये केवल विज्ञान ही है। वैसे जैसे इसका दूसरा और देख लीजिए, विद्या प्लस आलय, तो ये हुआ विद्यालय। तो अब आप विद्यालय कहने से इसका कोई तीसरा अर्थ आपको नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाएगा। और तो अर्थ के आधार पर अभी आपने पढ़ा रचना या बनावट के आधार पर। अब इसमें देखिए अर्थ के आधार पर तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द इसके बारे में देख लेते हैं। जो समान अर्थ वाले शब्द हैं वही पर्यायवाची अर्थात उन्हीं को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का समानार्थी होता है पानी, जीवन, अमृत, नीर, अम्बु और तोय। तो ये इसके समानार्थी, अगर आप देखो इतना बिल्कुल सेम अगर आप चाहोगे तो ये सेम नहीं होता। जैसे जल पानी, तो आप जब पूजा के लिए ले जाते हैं तो उसको आप पानी नहीं बोलते, उसको आप कहते हैं जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो इनका अलग अलग जगह अलग अलग इनका अर्थ भी होता है, मगर ये समानार्थी माने जाते हैं। दूसरा भाग है वो है विलोम शब्द, तो विपरीत अर्थ वाले, जैसे दिन का रात, अपना पराया। जो जैसे तत्सम है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है, तद्भव का विलोम तद्भव ही होता है। और इसका जो नोट में दूसरा आप पॉइंट देखेंगे तो अर्थ, संदर्भ या घटक के अनुसार इनको हम विलोम शब्द निकालते हैं। तीसरा है समरूप शब्द। जो अर्थ के आधार पर 4 भाग थे तो उसका तीसरा भाग है समरूप शब्द, जिनका उच्चारण एक जैसा हो, अर्थात कि समरूप शब्द कहलाता है। जैसे निधन और निर्धन, तो इसका अर्थ अलग होगा, उच्चारण लगभग एक समान होगा। निर्धन और निधन, निधन मतलब होता है मृत्यु और निर्धन मतलब होता है गरीब। चौथा भाग है वो है अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के
अनेक अर्थ हो। तो इसका जैसे गुरु, तो गुरु के अनेक अर्थ भी होते हैं, अलग अर्थ होंगे, वैसा समानार्थी जैसा कुछ नहीं है इसमें। तो गुरु का होता है शिक्षक, बृहस्पति और भारी। जो समानार्थी शब्द, इसका कुछ कुछ पॉइंट है, इसके देख लीजिए। समानार्थी शब्द या वाक्यांश, ये हमने अलग से इसमें डाल रखा है, तो इसको आप देखिए कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये शब्द समानार्थी हो सकते, मगर आप उनको जब सही से उनका मीन निकालोगे ना तो वो बहुत अलग लगेगा आपको। जैसे अवस्था, तो आयु का एक प्रकार अवस्था कहलाता है, और जो आयु होती है तो उसको संपूर्ण उम्र बोलते हैं। उसी तरह देखो अवकाश, तो कार्य के बीच का अंतराल, और जो छुट्टी होती है वो कार्य से मुक्ति होती है। अधिक, तो आवश्यकता से ज्यादा, और अगर बहुत आप प्रयोग करते हैं तो पर्याप्त का ये बोधक होता है। आज्ञा, तो बड़ों के द्वारा छोटों को कार्य के लिए कहना ही आज्ञा कहलाता है। आदेश, सरकार या अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, उसको आदेश कहते हैं। निर्देश, तो ये मार्गदर्शन होता है, अगर आप किसी को निर्देश देते हो तो वो मार्गदर्शन होता है। अब प्रयोग या विकार के आधार पर, तो इसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है विकारी या सविकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो पहले आप विकारी शब्द देखिए। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप बदल दे, अगर जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप बदल दे वही विकारी शब्द है। तो ये जो विकारी शब्द होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं के शब्द होते हैं विकारी शब्द। यही केवल रूप बदलते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का अभी यहाँ लड़का है, फिर लड़के हो जाएंगे तो लड़कों हो जाएंगे। तो वैसे ही सर्वनाम, तो विशेषण, तो अभी अच्छा है फिर अच्छी, अच्छे, क्रिया, जाना। तो इस तरह इनके रूप बदलते हैं केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के। अब इसी का दूसरा भाग देखिए। तो इसी का भाग है अविकारी शब्द। तो अविकारी जो होता है वो अपना जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप ना बदले, तो वो शब्द अविकारी शब्द कहलाता है। केवल अव्यय होते हैं वही अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के जो भेद हैं वो आप देख लीजिए। तो संबोधनवाची अव्यय, तो ये होते हैं हे, हो, अरे, अबे, राम राम, यह अल्लाह या खुदा। तो आप समझिए कि ये इनका रूप अब नहीं बदलते। हे आप हे प्रयोग करोगे, अरे तो अरो नहीं प्रयोग करोगे, तो अरे ही करोगे। तो इसी तरह इनका, इसीलिए इनका नाम रखा गया है अविकारी, अर्थात अपना रूप न बदले। संबंधवाची अव्यय, तो ये होते हैं में, अथवा, या से आगे। समुच्चयवाची अव्यय, तो ये होते हैं और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए। क्रिया विशेषणवाची अव्यय, तो धीरे धीरे, जोर से, तेजी से। तो ये शब्द